स्वागत है सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अनअकैडमी EAC लाइव। आज हम एक इंटरव्यू सेशन रखने वाले हैं मिस्टर गौरव रायजादा के साथ। He is one of the renowned personality in the field of software and he has served in the software industry for more than 14 years. So आज हम जानेंगे कि इंजीनियर्स के पास क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, आफ्टर गेट और बिफोर गेट। दोनों हम बात करेंगे, बिफोर गेट भी और आफ्टर गेट भी। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, दिस इज कंडक्टेड बाय द IITs एंड ISCs, और इसके रिगार्डिंग आज हम जानेंगे कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में इंजीनियर्स के लिए आफ्टर गेट एग्जामिनेशन और बिफोर गेट एग्जामिनेशन। फर्स्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मिस्टर गौरव रायजादा एक गेट इंडस्ट्री में भी काफी समय से बच्चों को ट्रेन करते आए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने 7 से 8 साल के जो भी टीचिंग कैरियर है, उस टीचिंग कैरियर में काफी बच्चों को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की तरफ स्विच होते हुए देखा है। इनफैक्ट इनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद 200 से ज्यादा बच्चे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है अलग अलग कॉलेजेस से फॉर कैंपस एज अ कैंपस प्लेसमेंट। एंड इन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो कि सॉफ्टवेयर और आईटी से रिलेटेड नहीं है, बट उन इंजीनियर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं सॉफ्टवेयर या आईटी फील्ड में एज अ फ्रेशर, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग को बिलोंग नहीं करते, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर्स। सो ऐसी बहुत सी बातें हैं आज जो हम इनके साथ करने वाले हैं। और सबसे पहले तो वेलकम मिस्टर गौरव। आई बिलीव कि आज आप बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और बच्चों को हेल्प होने वाली है आगे चल के। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एज अ इंजीनियर आफ्टर गेट एग्जामिनेशन इफ आई टॉक अबाउट? ठीक है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, गेट एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट के पास 3 अपॉर्चुनिटी मेजर ओपन होती हैं। उसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन है, इसमें आपका MS, MTech और PhD का। अच्छा, ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी आती है PSU में। अच्छा, ये अभी ब्रॉड लेवल पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डीप लेवल में खोलते हैं। तो सेकंड PSU मैंने बताया। थर्ड इसमें ऑप्शन निकल के आता है जो कोर गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो होती हैं। ओके, ये 3 मेन अपॉर्चुनिटी निकल के आती हैं। थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब में कैसे? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में जैसे DRDO है, बार्क है, इसरो है, NIC है, ये मेन जो है अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के अच्छा। आती हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें कि अगर सॉफ्टवेयर फील्ड से कोई स्टूडेंट है या आईटी इंजीनियरिंग उसने करी है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसने करी है, सो ऑब्वियसली मैं आपसे उनके बारे में ज्यादा अच्छे से बात कर पाऊंगा। सो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आफ्टर MTech, MS और PhD, अगर हम इनको तीनों को अलग अलग क्लासिफाई करें? ठीक है, इसमें देखिए, जैसे हमें पता है कि MTech और MS जो होता है, इसमें मेनली है जो अगर हम MS और PhD की बात करें तो इसमें रिसर्च वर्क ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी निकल के आती हैं कि जो भी रिसर्च वर्क की तरफ जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं या उनका जो रुझान होता है उस तरफ जाने का, तो ये MS और PhD की तरफ उनको जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जिनको थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में जाना है उनके लिए MS और PhD आप प्रेफर करेंगे कि वो बेस्ट ऑप्शन है। सो मैंने इसमें भी कई कुछ सुना था कि इसमें सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं और रिसर्च बेस्ड कंपनीज भी होती हैं। सो 3 सेक्टर्स में एज अ स्टूडेंट अगर हम देखें तो उनके लिए प्लेसमेंट के ऑप्शंस खुलते हैं। सो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफली जानना चाहूंगा बच्चों को, ताकि एक आइडिया लग पाए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं, रिसर्च बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे? राइट, ये व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेनली क्या होता है कि जैसे अभी रजत ये नहीं बताया कि हमारे पास जो सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं और रिसर्च बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। तो अगर हम सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं तो ये एक्चुअली जब जैसे BTech कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए भी ये इस टाइप की कंपनीज आती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर रिसर्च बेस्ड जो कंपनीज होती हैं, ये मोस्टली BTech कंप्लीट करने के बाद कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कभी भी नहीं आती हैं। अच्छा, जो रिसर्च बेस्ड है। राइट, सॉरी, रिसर्च बेस्ड जो कंपनी है। अच्छा, सो प्रोडक्ट बेस्ड एंड रिसर्च बेस्ड का थोड़ा सा ओरिएंटेशन अलग है।
तो जैसे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का अगर देखें सर्विस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड में, तो प्रोडक्ट बेस्ड में क्या, जैसे कि जो कंप्लीट प्रोडक्ट है और वो मार्केट में अगर किसी सेकंड पार्टी को प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई। राइट, जैसे इसका एग्जांपल है एप्पल के अच्छा। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सेल होते हैं, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इसके और भी एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न है, इस टाइप की कंपनीज प्रोडक्ट हो बेस्ड गया, IBM हो गया, ये सब। राइट। कुछ कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड भी हैं, सर्विस बेस्ड भी हैं। जैसे अच्छा। IBM के प्रोडक्ट भी आते हैं और IBM सर्विस प्रोवाइड कराता है। ओके। सर्विस बेस्ड के बात कर रहे हैं तो इसमें वी हैव अदर कंपनीज आल्सो लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS, these companies are service based companies. SCL, Cognizant, Right, there are many examples are there. So एक ये बात निकल कर आई कि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करती हैं या प्रोडक्ट उनके लिए डिजाइन किया जाता है। सपोज कोई एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को कहा कि हमारे लिए ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करके दीजिए, तो जो एक्स कंपनी है वो वाई कंपनी से बोल रही है कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट डिजाइन करके दीजिए, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरी कंपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करके दे रही है। बट जब हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं तो कोई अगर एक कंपनी है तो वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है किसी सेकंड कंपनी को और उससे उसके लिए रॉयल्टी चार्ज कर रही है या उसके बदले में उससे कुछ मनी चार्ज कर रही है। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनीज में एक मोटा मोटा डिफरेंस हम बोल सकते हैं। और एक रिसर्च बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं, इसमें थोड़ा सा आप मुझे रिसर्च बेस्ड कंपनी है वो मोस्टली जो उस टाइप के स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं रिक्रूट करना, जैसे जो PhD जो कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें PhD में प्योरली रिसर्च वर्क होता है, MS में थोड़ा कम रिसर्च वर्क होता है, तो MS में उनकी प्रेफरेंस रहती है, बट जो स्टूडेंट होते हैं PhD वाले वो उनकी ज्यादा प्रेफरेंस। तो यानी कि MS एंड PhD होल्डर्स जो हैं उनके लिए ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं अगर वो रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज में जाना चाहते हैं। जैसे कि हम रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज में सैप लैब हो गया जैसे एग्जांपल है, गूगल R&D है, विप्रो R&D है, ओके, इस टाइप के जो है ये रिसर्च बेस्ड कंपनी होती है। फेसबुक का भी अपना R&D डिपार्टमेंट होगा, एप्पल का भी अपना R&D डिपार्टमेंट होगा। सो ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं मोटा मोटा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज और ये आपकी रिसर्च बेस्ड कंपनीज जो हैं, इन तीनों में अगर एक एवरेज पैकेज की बात करें तो जैसे हम ये सारी बात अभी गेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन ये आपसे ये था कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द इंजीनियर्स आफ्टर गेट। सो अगर कोई स्टूडेंट गेट के थ्रू एडमिशन लेके किसी अच्छे कॉलेज से, IIT या NIT से अगर वो कर लेता है MS, MTech या PhD, तो एक एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो क्या पैकेज रहता है, मतलब एक आइडिया लग जाए एक स्टूडेंट को। इसमें सीक्वेंस में अगर चलते हैं तो सबसे पहले सर्विस बेस्ड कंपनी का नंबर आता है, इसमें 10 to 12 लाख के अराउंड सर्विस बेस्ड कंपनी में एक एवरेज की अगर बात करें। अच्छा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हाँ, बट मोर और लेस ऑन एवरेज यही आता है। ठीक है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ये इससे ऊपर आती है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है स्टार्टिंग में ही, तो इसका पैकेज भी थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा, तो ये 12 प्लस ही रहता है हमेशा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की कैपेबिलिटी ज्यादा होती होगी पे करने की, एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है, एक्सपोजर भी अच्छा है। सो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मेरे को लगता है कि कंपटीशन काफी टफ भी रहता होगा कंपेयर टू सर्विस बेस्ड, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अगर किसी कॉलेज से 10 बच्चे को इनटेक ले रही हैं तो वहीं सर्विस बेस्ड कंपनी उसी कॉलेज से हो सकता है 50 का इनटेक ले ले। एग्जैक्टली, ठीक है। सो रिसर्च बेस्ड कंपनीज का एक एवरेज पैकेज के बारे में कुछ अगर आपको आइडिया हो। ये 15 to 18 के करीब जाता है। अच्छा, ये एवरेज पैकेज है। अच्छा, मैंने अभी एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, वो ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन और he was from a mechanical branch, ठीक है, and although I am from civil but he was from mechanical branch because मैं project management पढ़ाता हूँ। So उस स्टूडेंट का एक प्लेसमेंट हुआ था फेसबुक में, और Facebook has offered him 48 lakh rupees package as a starting package and it was a Facebook R&D job basically, एक साल हो गया उसको जॉब करते हुए। So क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतना हाई पैकेज भी MS या MTech के बाद या PhD के बाद ऑफर कर दे? ये पॉसिबिलिटी होती है कि जैसे मैंने आपको जो पैकेज बनाया वो बताया एवरेज पैकेज है वो, बट इतना मैक्सिमम पैकेज से जा सकता है, इसमें कोई सरप्राइज आने वाली बात नहीं है, ये मिल जाता है इतना पैकेज। तो ठीक है, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि MTech, MS और PhD एक ऑप्शन था, इसमें स्टूडेंट्स के पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो आपने मुझे क्लियरली बता दिया। सेकंड मैं बढ़ता हूं, आपने जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि PhD के बाद MS, MTech, PhD के बाद एक ऑप्शन PSUs का भी आता है। सो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें तो मैं बताता हूं। PSU देखिए व्यूअर्स को शायद पता हो, इसमें ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती हैं, इसमें 50% से अबव जो है स्टेक होता है गवर्नमेंट का।
राइट। तो इसमें जो गेट का स्कोर है, अगर स्टूडेंट का 150 के अंदर अंदर अगर आ जाता है रैंक जो होती है, तो उसमें जो उसके चांसेस हैं सिलेक्शन के वो काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या स्कोर रहना चाहिए, मतलब गेट स्कोर तो आपने बता दिया कि रैंक वाइज बता दिया कितना होना चाहिए। सो इसमें क्या गेट का स्कोर ही काफी है या इंटरव्यू भी? नहीं, इसमें गेट के स्कोर के साथ साथ आपका इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो इट विल डिपेंड ऑन पीएसयूज टू पीएसयूज, क्योंकि कुछ पीएसयूज जो होते हैं वो सिर्फ इंटरव्यू कराते हैं गेट स्कोर के बाद, कुछ पीएसयूज हैं वो एक जीडी राउंड भी रखते हैं। ओके ओके ओके। सो मतलब एक मोटा मोटा हम कह सकते हैं या तो गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू या फिर गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू, जीडी प्लस इंटरव्यू। ओके। सो इसमें जैसे कौन कौन से पीएसयूज, आप अच्छे पीएसयूज कौन कौन से बता पाएंगे कंप्यूटर साइंस पर? अगर हाँ सीएसआईटी की बात करेंगे तो इसमें आपका आईओसीएल है, बीपीसीएल है, राइट्स है, ग्रेस है, एनटीपीसी है। ये ग्रेस ये रेलवे वाला? ओके, जो ठीक है टिकटिंग वगैरह जो देखता है। एग्जैक्टली। तो इसको टारगेट करके व्यूअर्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कितने पीएसयूज होंगे अगर हम देखें, अगर पीएसयूज की अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट 150 या 200 के आसपास रैंक लेकर आता है तो कितने पीएसयूज लगभग अवेलेबल हैं सीएस और आईटी वालों के लिए? एक मोटा मोटा अराउंड 10 to 12 के करीब जो हैं जो इजीली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। सो बहुत अच्छा, ये आपने बहुत सही जानकारी मुझे दी अभी, ताकि ये बहुत हेल्पफुल रह सकती है हम स्टूडेंट्स के लिए जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की तरफ टारगेट कर रहे हैं। राइट। अदरवाइज पीएसयू तो काफी सारे हैं, जैसे नवरत्न कंपनी है, महारत्न है, मिनी रत्न है। हाँ, बट जब सीएसआईटी की अगर बात करते हैं तो मेनली ये निकल के आते हैं। ओके ओके, गुड। सो बहुत अच्छी जानकारी मिस्टर गौरव रायसर जी ने दी हमें। अब हम एक बात करते हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें कोर सेक्टर जॉब्स के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में कुछ बात करी थी, डीआरडीओ, इसरो होगा, वो जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। सो थोड़ा सा बता पाएंगे आप? ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, डीआरडीओ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसमें एक थोड़ा सा, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूं, एक स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट जॉब एंड द पीएसयू जॉब। ठीक है। इसमें जो पीएससी जॉब होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो ओन कंपनीज हैं जिसको हम पीएससी बोल रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 50% से ज्यादा रहता है। बट ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है जैसे डीआरडीओ, इसरो, इसमें 100% स्टेक है। बेसिकली इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ये गवर्नमेंट ओन्ड है कंप्लीटली। ओके। सो एक मैं इसके आगे आपको व्यूअर्स को और बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी पोस्ट, जो जिसको हम बोलते हैं गस्टेड पोस्ट, ये लाई करती है प्योर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में, जैसे डीआरडीओ, बार्क, इसरो, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेलवेज, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब जितने भी हैं प्योर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स हैं। सो आगे हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। आप कुछ बता रहे थे। डीआरडीओ में एक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके बेस पे सिलेक्शन होता है। बट रिटन है उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। ओके। इसमें अगर हम बात करते हैं जो भी आईआईटी और नॉन आईआईटी और एनआईटी से जो पास आउट हैं, उनके अगर 80% से अबव 80 एंड 80% अबव मार्क्स हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस रिटन टेस्ट। उनको गेट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उनको गेट की जरूरत। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है इन्होंने ये बताया मुझे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अगर आपको रिटन एग्जाम देना है डीआरडीओ का, जो कि अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, अभी शायद वैकेंसी आउट है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसमें 2 राउंड है, एक रिटन राउंड है और एक फाइनल इंटरव्यू राउंड है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिटन एग्जाम में बैठने के लिए गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट एनआईटी और आईआईटी का पास आउट है और उसकी परसेंटेज 80% से अबव है, और वहीं दूसरी साइड एक दूसरा ऑप्शन भी इसमें आता है, जो क्योंकि हर कोई आईआईटी और एनआईटी से नहीं करता है, तो जो नॉन आईआईटी और एनआईटी से जिन्होंने किया हुआ है, तो उनके लिए अगर नॉर्मल जिन्होंने बीटेक किया है और उनका 60% का क्राइटेरिया रहता है इसमें, तो और उनका गेट स्कोर है, वैलिड गेट स्कोर उनके पास है, वो भी इस एग्जाम को, रिटन एग्जाम को दे सकते हैं। तो बेसिकली नॉन एनआईटी, नॉन आईआईटी स्टूडेंट्स का मिनिमम 60% बीटेक में होनी चाहिए और उनके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। उसके बेसिस पे
रिटन एग्जाम को देने के लिए कॉल आएगा उनके पास, कि आएगा भी नहीं आएगा इसकी श्योरिटी नहीं है, बट मेरिट के बेसिस पर जो भी गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से DRDO सिलेक्ट कर लेगा कि ये बच्चे रिटन एग्जाम दे सकते हैं। सो रिटन एग्जाम के बेसिस पे एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, ऐसे ही वो कॉमन मेरिट होगी IITs और नॉन IITs दोनों को मिला के, राइट। और उस कॉमन मेरिट के बेसिस पे फिर इंटरव्यू कॉल जाएगा, ऐसा रहेगा। सो इंटरव्यू कॉल जो, तो मैं जितना मैं समझ पाया कि इसमें 2 फेसेस हैं, रिटन प्लस इंटरव्यू। रिटन में स्टूडेंट्स को बैठने के लिए इफ यू वांट टू गिव द रिटन एग्जाम तो क्राइटेरिया 2 हैं। IIT के हैं तो 80% से अबव होना चाहिए विदाउट गेट स्कोर, और अगर आप नॉन IITian है या NITian है तो उस केस में आपका स्कोर 60% से ज्यादा होना चाहिए बीटेक में विद गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर, तो आप रिटन एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बेसिस पर दोनों जब एग्जाम दे देंगे दोनों टाइप के स्टूडेंट्स, तो एक कॉमन मेरिट बनेगी, उस कॉमन मेरिट के बेसिस पे इंटरव्यू कॉल आएगी, और इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाले का फाइनल सिलेक्शन है। ये क्राइटेरिया है। सो ये बहुत अच्छा आपने मुझे बताया। अच्छा, एक आइडिया दे सकते हैं कि रिटन में किस रेशियो में सिलेक्शन रहता है? जैसे मैंने सुना है कहीं 25 में 1 बच्चा, कुछ ऐसा। इसमें जो रेशियो रहता है वो 1:2, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने कुछ एक DRDO का नोटिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें ऐसा कुछ 1:25 का रेशियो रहता है, राइट, रिटन में, और इंटरव्यू में 1:5 का रेशियो रहता है। मैंने ऐसा कुछ अभी देखा था, थोड़ी देर पहले मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देख रहा था मैं। सो पुराना एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो एक बार गो थ्रू मार लेते हैं इसको। सो 1:5 का इंटरव्यू का रहता है, यानी कि 5 में से 1 बच्चा इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगा, फाइनल इंटरव्यू के लिए, फाइनल राउंड के लिए, और रिटन में 25 में से 1 बच्चा। ओके, सो ये तो हो गया DRDO की बात। इसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी आप कुछ बता रहे थे बाग के बारे में भी। हाँ, एक बार इसरो के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। जो प्रेफरेंस रहती है स्टूडेंट्स को इसरो करे जाना चाहते हैं, क्योंकि इसरो बहुत बड़ा नाम है। तो इसरो की अगर बात करते हैं तो इसरो में भी एक तरह से राउंड 2 ही होते हैं। पहला आपका रिटन टेस्ट हो जाता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है। ओके, अभी इसमें रिटन टेस्ट की अगर बात करते हैं तो बेसिकली रिटन टेस्ट ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप टॉपर है या फिर सेकंड रैंक होल्डर है उसका कुछ वेटेज मिलेगा, वेटेज इसकी 0 है। मतलब बेसिकली कंप्लीटली इंटरव्यू बेस्ड है। ओह, बट आपको ये क्लियर कर, जो भी ये क्लियर करेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। जो इस रिटन एग्जाम क्लियर नहीं करेगा, स्क्रीन से आउट हो जाएगा, वो इंटरव्यू के लिए नहीं आगे बढ़ पाएगा। ओके, मतलब मोटा मोटा मैं समझ सकता हूँ कि कोई अगर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहा है और उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं अगर रिटन में, तो उस रिटन के मार्क्स उसके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। तो केवल और केवल रिटन की जो इंपॉर्टेंस है वो केवल स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है, फॉर द इंटरव्यू पर्पस। और इंटरव्यू में जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे वही फाइनल सिलेक्शन लेगा। मैटर नहीं करता उसने कितना अच्छा स्कोर किया है रिटन में, इंटरव्यू जिसने अच्छा स्कोर किया वही फाइनल सिलेक्शन लेगा। सो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ऐसा मैंने सुना था कि ऐसे ही कुछ रहता है बार्क में भी, शायद ऐसे ही रहता है कुछ। बार्क में आपका ऐसा होता है कि गेट जैसे, अच्छा इसरो में एक चीज और बताता हूँ, जैसे ऐसा गेट का इतना फर्क नहीं पड़ता, गेट का क्योंकि स्कोर मैटर नहीं करता है। लेकिन उसमें पॉइंट ये है कि जो इसमें एग्जाम होता है, हाँ एग्जाम होता है, एग्जाम का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं वैसा ही लेवल होता है जैसा गेट का एग्जाम होता है। मतलब मोर और लेस उसी टाइप की क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर किसी ने गेट की प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। तो इसरो इज नॉट अ बिग डील एज अ रिटन एग्जाम if somebody has prepared for the gate, right? Okay, so बात करते हैं बार्क के बारे में। बार्क में मैंने ऐसा कुछ सुना था कि रिटन टेस्ट होता है, इसमें भी फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, और रिटन टेस्ट में जो बार्क का पेपर होता है 300 मार्क्स के करीब का पेपर है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ओके 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 300 मार्क्स का पेपर होता है रिटन। और इसको या तो ये आप एग्जाम दे दीजिए या फिर आप गेट एग्जाम दे दीजिए, ऐसा कुछ। बार्क का जो एग्जाम होता है बार्क खुद ही कंडक्ट करवाता है। लेकिन किसी ने अगर गेट का एग्जाम भी क्लियर किया है और उसको लगता है कि उसका स्कोर अच्छा है, तो इसमें एग्जाम से जो बार्क का एग्जाम है उससे पहले स्टूडेंट को अपना जो रिजल्ट है गेट का वो अपलोड करना होता है इनके बार्क के पोर्टल पे। ओके, तो ये एक मेरिट बनती है जो गेट का एग्जाम जिन्होंने अपलोड किया है रिजल्ट वो, प्लस जो बार्क का जो रिटन एग्जाम दे रहे हैं
तो उनका कंबाइंड एक लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट। ओके, उस मेरिट लिस्ट के बेस पे देन दे विल गो फॉर सेकंड राउंड। तो बेसिकली इंटरव्यू राउंड। ये समझ में आया कि आपके ऊपर चॉइस है कि आप बार का अपना एग्जाम देना चाहते हैं या गेट के थ्रू आप बार का इंटरव्यू देना चाहते हैं। यानी कि इंटरव्यू अगर आप बार का देना है तो या तो आपको बार का एग्जाम देना पड़ेगा या फिर गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो दोनों एग्जाम देने के बाद हम क्या ये बोल सकते हैं कि इंटरव्यू का जो मैंने सुना था ऐसा कि बार का इंटरव्यू काफी अच्छा होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो काफी लंबा, क्योंकि मैंने भी बार का इंटरव्यू दिया हुआ है, सो आई वाज नॉट क्वालिफाइड द बार इंटरव्यू। मेरा 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चला था, बट मैंने ऐसा भी देखा था कुछ कैंडिडेट्स का मेरे से पहले 1.5 घंटा इंटरव्यू चला है। इसका इंटरव्यू बहुत ही एग्जॉस्टिव इंटरव्यू होता है। हाँ। और इसमें जो पैनलिस्ट होते हैं वो भी 6 to 8 के अराउंड पैनलिस्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, और ये सबसे लंबा, जैसे अभी तक हम डीआरडीओ की बात कर रहे हैं, इसरो की बात कर रहे हैं, बट बार का जो इंटरव्यू होता है वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। बेसिकली बार इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सो बार इज न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है ये बेसिकली। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद भी मैंने सुना है कि इसमें 2 साल का कुछ ट्रेनिंग टाइप किसी बहुत एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग टाइप की होती है। उसमें 2 होते हैं, एक डीएफएस और ओसीएस, राइट, ऐसा कुछ है उसमें। हाँ, तो वो 2 इयर्स का प्रोग्राम है। ओके, तो वो उसमें चॉइस होती है कि कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हैं स्टूडेंट। बेसिकली है दोनों एमटेक के लेवल की डिग्री। एक डिग्री शायद बार्क देता है और एक डिग्री आईआईटीज और एनआईटीज से आपको मिलती है, और उसकी जो फीस होती है उसको बार्क स्पॉन्सर करता है। सही है कुछ? एग्जैक्टली, बार्क स्पॉन्सर। बिल्कुल। सो डीजीएफएस और ओसीएस के बारे में मैंने सुना था। डीजीएफएस इज द बेसिकली DGFS is basically the master's degree offered by the Bach Institute and Homi Bhabha Research Institute, HBRI करके एक इंस्टीट्यूट है, वो उनको डिग्री ऑफर करता है। राइट, वही डिग्री होती है। और OCS में ऐसा होता है, और DGFS में शायद IIT और NIT से आपको एंटर करने का ऑफर मिलता है, जिसको बार 100% स्पॉन्सर करता है। एग्जैक्टली। सो कहने का मतलब, अब बार को हम समराइज कर देते हैं। बार में 3 स्टेजेस हैं, रिटन, इंटरव्यू एंड फाइनल ट्रेनिंग। तीनों जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तब आपको साइंटिफिक ऑफिसर की फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है एज अ ग्रुप ए पोस्ट। ग्रुप ए ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, ग्रुप कैटेगरी सी में आपका सिलेक्शन होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको रिटन एग्जाम नहीं देना बार का, तो आप गेट के स्कोर के बेसिस पर भी इंटरव्यू कॉल आपको आ सकती है, अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो। दूसरा, अगर आपने गेट एग्जाम नहीं दिया तो आप बार का एग्जाम दे सकते हैं। बट सबसे अच्छी बात यह है, दोनों एग्जाम में जो सिलेबस है, या चाहे गेट की बात करें चाहे बार की बात करें, तैयारी आपको सेम करनी है। सो उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू के बेसिस पे मेरिट बनेगी। मेरिट के बेसिस पे आपसे चॉइस पूछी जाएगी कि आप डीजीएफएस में जाना चाहते हैं या OCES में। दोनों मास्टर्स डिग्री है, ट्रेनिंग पीरियड है, और ट्रेनिंग पीरियड में आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाती है। आपसे चॉइस रैंक के बेसिस पे पूछी जाएगी। अगर आपकी रैंक जैसी भी होगी, कुछ स्टूडेंट्स OCES को अडॉप्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स DGFS को अडॉप्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे जब आपकी फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सो ये हो गई बात बार के बारे में। मैंने एनआईसी के बारे में भी काफी सुना है। अभी बहुत अच्छी वैकेंसीज, बहुत बम्पर वैकेंसीज CSIT वालों के लिए निकली हुई हैं। देखिए, एनआईसी में अभी 500 के अराउंड वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये ज्यादा ही होगी, बल्कि मतलब ये तो आप कम बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं 568 के करीब मुझे ध्यान है। हाँ, इसमें 300 प्लस एंड 200 प्लस, तो 500 प्लस वैकेंसीज। ओके, सो ये जो एग्जाम है, ये रिटन टेस्ट इसमें एनआईसी ले रहे हो या एनआईसी का एग्जाम एनआईसी खुद कंडक्ट करवाता है। और इसमें जो है ऐसा परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अभी बार कॉलेज की बात करते हैं तो कहीं पे 60% चाहिए, कहीं 65% चाहिए। इसमें सिंपल बीटेक, इसमें राइट पास आउट होना चाहिए। अच्छा, सो इसका एग्जाम जो होगा उसमें कितने नंबर, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पेपर आता है? इसमें भी एक तरह से कह सकते हैं 2 राउंड है। फर्स्ट राउंड में आपका रिटन होता है, सेकंड राउंड में इंटरव्यू होता है। और इसमें जो एग्जाम होता है वो 120 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और 65 और 35 का रेशियो होता है, जिसमें कि जो 65% है
वो कोर आपका जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस होते हैं, और 35 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली करते हैं। मतलब उसमें क्वांट एप्टी वगैरह, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, हाई इंग्लिश वगैरह ये सब। एग्जैक्टली वो सब। सो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। और इसमें मैंने ऐसा सुना था कि आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, 85% वेटेज रिटन एग्जाम का है। सबसे अच्छी बात ये है, जहां पर हम बार्क और इसरो वगैरह को देख रहे हैं वहां पर रिटन एग्जाम की वेटेज बहुत कम है। उसमें इंटरव्यू, बाकी सब में इंटरव्यू की ज्यादा वेटेज मिलती है, बट इसमें रिटन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया विद गुड मार्क्स तो इंटरव्यू केवल 15% इसको वेटेज मिलती है। बहुत बढ़िया। सो सबसे अच्छी बात ये है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपको ज्यादा रिलाई करने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज केवल और केवल 15% है, 15%, और 85% वेटेज किसकी है? रिटन एग्जाम की। सही बोलो? एग्जैक्टली। क्योंकि काफी बार ये देखा गया है कि इंटरव्यू में बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है। ओके। एग्जाम उसका अच्छा हो जाता है, बट बाकी जो क्योंकि वेटेज इतनी ज्यादा है इंटरव्यू की, वो थोड़ा खासकर रिसर्च ओरिएंटेड जो जॉब्स हैं उसमें मैंने देखा ऐसा है। जैसे इसरो बात में तो मैंने प्योरली देखा है कि इंटरव्यू सब कुछ है, राइट, लेकिन ये एक ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है जहां पर इंटरव्यू की वेटेज उतनी नहीं है। राइट। सो बहुत अच्छा लगा मिस्टर गौरव रायज़दा आपके साथ बात करके, एंड आई होप कि आगे भी आप हमें टाइम देते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, ही इज वन ऑफ द चीफ रिक्रूटर फ्रॉम द विप्रो साइड, and he goes in various colleges for the recruitment purpose, and he's having a experience of जो कि आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 8+ years का एक्सपीरियंस है, गेट स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, और 14+ years का रिच एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। सो काफी ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है इनकी गाइडेंस। सो प्लीज मैं आपसे एक बार जैसे भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे, एक इंटरव्यू में आपको और रखना चाहूंगा, जिसमें मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब के बारे में, और डिटेल में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। डेफिनेटली, अगर हमारे व्यूअर्स को फायदा मिलता है तो डेफिनेटली विल डू इट टुगेदर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।